तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे इस तरह की गुफ्तगू करने की? बालिग आदमी है वो, बिजनेस कर रहा है, बीवी बच्चों वाला है। उसे अच्छी तरह पता है उसने ज़िंदगी में क्या करना है और उसके लिए क्या सही है। तुम लोग आपस में मिलते रहना चाहते हो तो मज़हब को डिस्कस किए बगैर मिलो। सालार ने उसे बड़ी संजीदगी के साथ समझाया था। बात उसने शुरू की थी, वो ना करता तो मैं भी ना करती। इमामा ने जैसे अपना दिफा किया और ख़ुद बात शुरू करने के बाद अब वो तुम्हारी फ़ोन कॉल नहीं ले रहा तो बेहतर है अब तुम इंतज़ार करो सुकून से। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो कर लेगा वो तुम्हें कॉल। सालार कहकर दोबारा खाना खाने लगा। इमामा इसी तरह बैठी रही। अब क्या हुआ? सालार ने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए उसकी खामोशी नोटिस की। मेरी ख्वाहिश है कि वो भी मुसलमान हो जाए, उस गुमराही के दलदल से निकल आए। सालार ने एक लम्हा रुक कर उसे देखा, फिर बड़ी संजीदगी से उससे कहा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी ज़िंदगी है, उसका फ़ैसला है। तुम अपनी ख्वाहिश उस पर इम्पोज नहीं कर सकती। इम्पोज तो कर भी नहीं रही मैं। वो प्लेट में चम्मच बेमकसद हिलाते हुए दिल गिरफ्ता हुई थी। कभी कभी दिल चाहता है इंसान का वो चीज़ों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे। सालार ने उसकी दिल गिरफ्ती महसूस की, फिर जैसे उसे दिलासा देने की कोशिश की। ज़िंदगी में जादू नहीं चलता, अकल चलती है या किस्मत। उसकी अकल काम करेगी और किस्मत में लिखा होगा तो वो अपने लिए कोई स्टैंड ले लेगा, वरना मैं या तुम कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो उसे नरमी से समझाता रहा। और तुम दोबारा कभी उससे इस मसले पर खुद बात नहीं करोगी, ना ही स्कूल के हवाले से किसी गिले शिकवे के लिए उसे बुलाओगी। मैं अपने मसलों को हैंडल कर सकता हूँ और वसीम कुछ नहीं कर सकता। वो कहकर खाने की टेबल से उठ गया। इमामा इसी तरह खाली प्लेट लिए बैठी रही थी। पता नहीं ज़िंदगी में अचानक इतनी बेसुकूनी कहाँ से आ गई थी। वो फेरी टेल जो चंद माह पहले सालार के साथ शुरू हुई थी और जो उसके पैरों को ज़मीन पर टिकने नहीं देती थी, अब वो परियों की कहानी क्यों नहीं रही थी? उसमें परेशानियों का जंगल कैसे उगाया था? या शायद उसके सितारे थे जो एक बार फिर गर्दिश में आए हुए थे। स्कूल की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा था। सब कुछ जैसे स्क्वायर वन पर आ गया था। ये सालार के लिए हालिया ज़िंदगी का पहला बड़ा ज़ाती मालियाती नुकसान था। चंद घंटों में सब कुछ राख हो जाने का मतलब उसे ज़िंदगी में पहली बार समझ में आया था। और उस सबसे बदतरीन चीज़ ये थी कि इस सारे इशू में उसके ससुराल के मुलव्विस होने पर कम से कम उसकी फैमिली में से किसी को शुबा नहीं था। लेकिन उसे साबित करना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन था। गाँव का कोई फ़र्द मुलव्विस होता तो पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद किसी न किसी को ज़रूर पकड़ लेती, मगर इस आतिश ज़दकी में वहाँ के किसी शख्स की इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं हुई थी। और जितने प्रोफेशनल तरीके से एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ केमिकल्स के इस्तेमाल से इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो आग लगाई गई थी, वो किसी आम चोरों चक्के का काम नहीं था। अगर मकसद उसे नुकसान पहुँचाना था तो उसे बेहद नुकसान हुआ था। अगर मकसद उसे चोट पहुँचाना था तो ये पेट पर ज़रब लगने जैसा था। वो दोहरा हुआ था मगर मुंह के बल नहीं गिरा था। उसे छोड़ दो सालार। वो दूसरे वीकेंड पर इस्लामाबाद में था और तैयबा इस बार जैसे गिड़गिड़ा रही थी। वो इस सब से इस बार ज़्यादा खाइफ हो गई थी। तुम्हें शादी का शौक़ था, वो पूरा हो गया है, अब छोड़ दो उसे। आपको अंदाज़ा है कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाती हैं जब आप मुझसे इस तरह की बात करती हैं। सालार ने उनकी बात को मुकम्मल करने नहीं दिया। तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया है? अभी कुछ साबित नहीं हुआ। उसने फिर माँ की बात काटी थी। तुम अकल के अंधे हो सकते हो, हम नहीं। और कौन है दुश्मन तुम्हारा इमामा की फैमिली के सिवा? तैयबा बरहम हो गई थी। इस सब में इमामा का क्या कसूर है? ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात? नहीं आती और ना ही आएगी। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ और आइंदा भी यही कहूँगा। मैं इमामा को डिवोर्स नहीं करूँगा, कम से कम इस वजह से तो नहीं कि उसकी फैमिली मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठता हूँ। इस इशू पर मुझे ना आज ना ही दोबारा बात करनी है। तैयबा कुछ बोल नहीं सकी थी। वो वही कुछ कह रहा था जो सिकंदर की ज़ुबानी वो पहले से सुन चुकी थी, लेकिन उन्हें खुशफहमी थी कि वो इस बार किसी न किसी तरह उसको इस बात पर तैयार कर सकती थी जिसके बारे में सिकंदर को कोई उम्मीद नहीं थी। सिकंदर इस वक्त वहाँ नहीं थे। वो आधा घंटे वहाँ बैठने के बाद वापस बेडरूम में आया तो इमामा टीवी देख रही थी। वो उसे गाँव लेकर नहीं गया था, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड के बाद अगले 2 दिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से साथ ही उसे लेकर आया था। वो अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ काम करने लगा था जब उसे अजीब सा एहसास हुआ था।
वो जिस चैनल पर थी वहाँ मुसलसल इश्तहार चल रहे थे और सोफ़े पर बैठी उन्हें बेहद यकसोई से वो देख रही थी। वो आम तौर पर मुसलसल चैनल सर्फिंग में मसरूफ़ रहती थी। इश्तहारात को देखना बेहद हैरान कुन था। सालार ने वक्तन वक्तन 2-3 बार उसे और टीवी को देखा। उसने 10 मिनट के दौरान उसे एक बार भी चाय का मग उठाते नहीं देखा था, जो उसके सामने टेबल पर पड़ा था, जिसमें से अब भाप उठना भी बंद हो गई थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर उसके पास सोफ़े पर आकर बैठ गया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सालार ने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल पकड़कर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकत हो गई थी। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था, और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर ज़रूर था। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखते हुए झूठ बोलना बेकार था। उसने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, किचन में चाय बनाने गई थी मैं। तुम और मम्मी लाउंज में बात कर रहे थे। मैंने किचन में सुना सब कुछ। उसने सर झुकाए कहा। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। आखिरी चीज़ जो वो तसव्वुर कर सकती थी वो वही थी कि कोई सालार से उसे छोड़ने के लिए कह सकता था, और वो भी इतने साफ अल्फाज में, इतने हतक आमीज़ अंदाज में। तुम जब यहाँ आते हो वो ये सब कुछ कहती हैं तुमसे? एक लंबी खामोशी के बाद उसने सालार से पूछा, जो उसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। उसने हमवार लहजे में कहा। मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊँगी, उसने एकदम कहा। लेकिन मैं तो आऊँगा, और मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे मगर लहजा नहीं। उसने सालार का चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो? हाँ, जैसे मैंने उनके सामने तुम्हारी साइड ली। वो उसके जवाब पर चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया था। फिर सालार ने कहा, ज़िंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान अलहदगी जैसी कोई चीज़ हुई तो उसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बनेगी। कम से कम ये ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। वो फिर भी खामोश रही थी। बोलो कुछ। क्या बोलूँ? जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। वो बेहद संजीदा था। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को किस तरह इस्तेमाल करोगी मेरे ख़िलाफ़ कभी। उसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तौक़ुफ़ से एक आखिरी अल्फाज का इजाफ़ा किया। वो उसे देखती रही लेकिन खामोश रही। सालार ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम मेरी बीवी हो इमामा, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हें शट अप कह सकता हूँ, उन्हें नहीं कह सकता। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा है, और मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया उसे तुम सीरियसली लोगी तो हिमाकत होगी। वो उसे समझा रहा था। वो सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। साला ने उसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी है, जैसा भी है, एक साथ ही है अब। अगर तुमको लगता है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइस बॉन्ड निकलेगा, फिर मुझे कोई बोनस मिलेगा, फिर मेरी प्रमोशन होगी, और फिर मैं लोगों के दरमियान बैठकर बड़ी खुशी से ये बताऊंगा कि मैरिड लाइफ मेरे लिए बड़ी लकी है, तो सॉरी, मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता है अनटाइमली, गैर मुतवक्को नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, कितना मुखलिस हूँ, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय तो ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लो। वो उसका चेहरा देखती रही। कोई चीज़ उसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ देता है, कहाँ कहाँ से दीवारें लाकर खड़ा कर देता है इंसानों के गिर्द।
वो डॉक्टर सिप्ते अली के साए में रही थी, तो उसे यकीन था कि उससे ज़्यादा इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ उसे कोई नहीं दे सकता। कम से कम शादी जैसे रिश्ते से वो जिम्मेदारी के अलावा किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखे हुई थी। और अब अगर वो उस शख्स के साथ वाबस्ता हुई थी तो वो तहफ़्फ़ुज़ के नए मफ़हूम से आगाह हो रही थी। उसकी ज़रूरत नहीं है मामा। सालार ने उसके चेहरे पर फैलते आंसुओं को देखा था और बड़ी नरमी से कहा। वो सर हिलाते अपनी नाक रगड़ते हुए उठ गई। उसकी वाकई ज़रूरत नहीं थी। सालार ने उस मसले को कैसे हल किया था ये मामा नहीं जानती थी। स्कूल की तामीर दोबारा कैसे शुरू हुई थी उसे ये भी नहीं पता था, लेकिन स्कूल दोबारा बन रहा था। सालार पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था और उसकी ज़िंदगी में आने वाला एक और तूफ़ान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सालार ने दो टोक इनकार करते हुए कहा। लेकिन मुझे है, वो इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है, उसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। कोई बात नहीं, दिखाने में क्या हर्ज है। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं थी। तुम क्या जानना चाहती हो अपने मुस्तकबिल के बारे में, मुझसे पूछ लो। सालार उसे उस पामिश के पास ले जाने के मूड में नहीं था जो उस 5 स्टार होटल की लॉबी में था, जहां वो कुछ देर पहले खाना खाने के लिए आए थे। और खाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं वो पामिश कहाँ से याद आ गया था। वेरी फ़नी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरे का कैसे होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? उसने मुस्कुराकर उसे जताया था। इसीलिए तो कह रही हूँ, पामिश के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। उसका इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, बस काफ़ी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं हो रहा था। मुझे है कल का मसला, वो कुछ झल्ला कर बोली थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि वो उसकी फरमाइश पर इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते हैं इस पामिस्ट को, तुम्हें पता है? मेरी कुलीग्स उस दिन उसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कज़न्स आई थी इसके बारे में। वो अब उसे कायल करने के लिए मिसालें दे रही थी। भाभी भाभी आई थी उसके पास? उसने चौंक कर पूछा। नहीं, वो अटकी। तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। कब? अभी। वो बेख्तियार हंसा और उसने हथियार डालते हुए कहा, पामिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है और मैं तुमसे ऐसी किसी हिमाकत की तवक्को नहीं करता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए उसने कहा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक ही है, तो जो कुछ मेरे बारे में बताएगा वो पामिस्ट, वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। इमामा अब उसे छेड़ रही थी। मसलन? सालार ने भवें उचकाते हुए उससे पूछा। मसलन अच्छी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। ज़रूरी नहीं है, वो उसे तंग कर रहा था। हो सकता है शौहर के तौर पर मेरी ज़िंदगी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। इमामा ने कंधे उचकाकर अपनी बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो, उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती तुम मर्दों के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर। इज्जत की ज़िंदगी रास नहीं आती, शायद इसीलिए। वो चंद लम्हों बड़बड़ाया था। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे थे? वो एकदम बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। वो उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज़ हो रही हो तो चलो, फिर पामिश के पास नहीं जाते। सालार ने बेहद सहूलत से उसे मौजू से हटाया था। नहीं, मैं कब नाराज़ हो रही हूँ, वैसे ही पूछ रही थी मैं तो। उसका मूड एक लम्हे के लिए बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिश से? उसने बात को मज़ीद घुमाया। बड़ी चीज़ें हैं, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर तब तक वो पामिश के पास पहुंच चुके थे। एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो गैर दिलचस्पी से अपनी बीवी और पामिश की इब्तदाई गुफ्तगू सुनता रहा, लेकिन उसे अपनी बीवी की दिलचस्पी और संजीदगी देखकर हैरत हुई थी। पामिश अब उसका हाथ पकड़े अदसे की मदद से उसकी लकीरों का जायज़ा ले रहा था।
फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया, लकीरों का इल्म ना तो हतमी होता है ना ही इल्हामी। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुक़द्दर बनाता, संवारता और बिगाड़ता सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका। फिर उसने जैसे हैरानी से कुछ देखते हुए बेइख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शौहर को, जो उस वक्त अपने ब्लैकबेरी पर कुछ मैसेजेस देखने में मसरूफ़ था। बड़ी हैरानी की बात है, पामिश ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा, क्या? उसने कुछ बेताब होकर पामिश से पूछा, आपकी ये पहली शादी है? ब्लैकबेरी पर अपने मैसेज चेक करते करते उसने चौंक कर पामिश को देखा। उसका ख्याल था ये सवाल उसके लिए था, लेकिन पामिश की मुखातिब उसकी बीवी थी। हाँ, इमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पामिश और फिर उसे देखा। ओह अच्छा। पामिश फिर किसी गौर खोज में मशगूल हो गया था। आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी। पामिश ने उसका हाथ देखते हुए जैसे हतमी अंदाज में कहा। इमामा का रंग उड़ गया था। उसने गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था। आपको यकीन है? इमामा को लगा जैसे पामिश ने कुछ गलत पड़ा था उसके हाथ पर। जहाँ तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की 2 लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहली लकीर की निस्बत ज़्यादा वाज़ेह है। पामिश अब भी उसके हाथ पर नज़र जमाए हुए था। सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पामिश के सामने मेज़ पर रखा। फिर बड़ी शाइस्तगी से कहता हुआ खड़ा हुआ, थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहाँ से चलता देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई थी। मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना था उससे, उसने खफगी से सालार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन, सालार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वो फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने मुझे और परेशान कर दिया है। इमामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो उसने गाड़ी में बैठते ही सालार से कहा, इट वॉज़ योर चॉइस। सालार ने कुछ बेरुखी से कहा था। उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल दिखाने। सालार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में एकदम कहा, यह नतीजा अगर तुमने पामिश की पेशगोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सालार को गुस्सा आया था उस पर। इमामा कुछ खफीफ सी हो गई। ऐसे ही पूछा है मैंने। तुम्हें पहले कम वहम थे मेरे बारे में कि किसी पामिश की मदद की ज़रूरत पड़ती? सालार की खफी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रेडिक्ट कर रहा है, एक कामयाब खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो। सालार ने इस बार चुपते हुए अंदाज में कहा था। उनकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, इमामा ने सालार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊं और उसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सालार को एकदम उसे चिढ़ाने की सूझी। इमामा ने इस बार उसे खफगी से देखा। तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वैसे तुम कर लेना दूसरी शादी, अगर मैं मर गया तो। अकेली मत रहना। इमामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सालार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया था और ये उसके जुमले की बेरब्ती में झलका था। सालार खामोश हुआ। इमामा भी खामोश थी। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम दूसरी शादी कर लेना। वो कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली थी। वो उसकी जहानत पर अश अश कर उठा था। तो क्या मैं ना करूं? सालार ने जानबूझकर उसे बड़ी संजीदगी से छेड़ा। उसने जवाब देने के बजाय उसे बड़े परेशान अंदाज में देखा। मुझे पामिश के पास जाना ही नहीं चाहिए था, वो पछताई थी। तुम मुझसे सूद के बारे में सवाल करती हो और ख़ुद ये यकीन रखती हो कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता हो सकता है। वो साफ गो था और हमेशा से था, मगर उसकी साफ गोई ने इमामा को कभी इस तरह शर्मिंदा नहीं किया था जिस तरह अब किया था। घड़ों पानी पड़ने का मतलब उसे अब समझ आया था। इंसान हूँ, फ़रिश्ता तो नहीं हूँ मैं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। जानता हूँ, और तुम्हें फ़रिश्ता कभी समझा भी नहीं है मैंने। मार्जिन ऑफ एरर देता हूँ तुम्हें,
लेकिन तुम मुझे नहीं देती। वो उसे देख कर रह गई। वो ठीक कह रहा था और वो बहुत कम कोई गलत बात करता था। इमामा को यह एतराफ़ था। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर जायचों, पासों, आदाद, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अक़ल ना देता, बस सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था और वो शर्मिंदगी से सुन रही थी। जब मुस्तकबिल बदल ही नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है गैब गैब ही रहे। अल्लाह से उसकी ख़बर के बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। वो बोल ही नहीं सकी थी। सालार बाज़ दफ़ा उसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ता था। ये यकीन और ये एतमाद तो उसका असासा था। ये उसके पास कैसे चला गया था? उस रात इमामा को पहली बार ये बेचैनी हुई थी। वो साथी थे, रकीब नहीं थे, पर उसे चंद लम्हों के लिए सालार से रक़ाबत हुई थी। वो ईमान के दर्जों में उससे बहुत पीछे था। वो उसे पीछे कैसे छोड़ने लगा था? वो सालार के साथ खाना काबा के सहन में बैठी हुई थी। सालार उसके दाएं जानिब था। वो वहाँ उनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहाँ थे और अपनी शादी के 7 माह बाद वहाँ उम्रे के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सालार के बराना कंधे को देखते हुए इमामा को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया था। सालार के दाएं कंधे पर कोई ज़ख़म नहीं था, लेकिन उसके बाएं कंधे की पुश्त पर अब उस डिनर नाइफ़ का निशान था जो हाशिम मुबीन ने उसे मारा था। तुमने पहले कभी मुझे उस ख्वाब के बारे में नहीं बताया। वो इमामा के मुंह से उस ख्वाब का सुनकर शॉक्ड रह गया था। कब देखा था तुमने ये ख्वाब? इमामा को तारीख़, महीना, दिन, वक्त सब याद था। कैसे भूल सकती थी? वो उस दिन जलाल से मिली थी, इतने सालों के ला हासिल इंतज़ार के बाद। सालार गूंग था। वो वही रात थी जब वो यहाँ इमामा के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इस आस में कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बग़ैर कि उसकी दुआ कबूल हो रही थी। उस दिन मैं यहाँ था, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए इमामा को बताया था। इस बार वो साकित हुई। उम्रा के लिए? सालार ने सर हिलाया। वो सर झुकाए अपने होठ काटता रहा। वो कुछ बोल ही नहीं सकी, सिर्फ उसे देखती रही। उस दिन तुम यहाँ ना होते तो शायद। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा था, मगर बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। शायद। सालार ने सर उठाकर उसे देखा था, यूँ जैसे चाहता था कि वो बात मुकम्मल करती। वो कैसे करती? उससे ये कह देती कि वो उस दिन यहाँ ना होता तो शायद जलाल उससे ऐसी सर्द महरी, ऐसी बेरुखी ना बरतता। वो सब कुछ ना कहता जो उसने कहा था। वो उसके और जलाल के बीच में अल्लाह को ले आया था और उसके लिए सालार को यकीनन अल्लाह ने ही चुना था। एक गहरा सांस लेकर उसने सब कुछ जैसे सर से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन सालार की बातें उसकी समातों से चिपक गई थी। इतने सालों में जब भी यहाँ आया, तुम्हारे लिए भी उम्रा किया था मैंने। वो बड़े सादा लहजे में इमामा को बता रहा था, उसे रुला रहा था। तुम्हारी तरफ से हर साल ईद पर कुर्बानी भी करता रहा हूँ मैं। क्यों? इमामा ने भर्राई हुई आवाज़ में उससे पूछा था। तुम मनकूहा थी मेरी, दूर थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी। वो रोती गई थी। उसके लिए सब कुछ उस शख्स ने करना था क्या? उसे सालार के हाफिज़ कुरान होने का पता भी उसी वक्त चला था। वो जलाल की नात सुनकर मशहूर हो जाती थी और अब वहाँ हरम में सालार की किरत सुनकर गूंग थी। ऐसी किरत कहाँ से सीखी तुमने? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। जब कुरान पाक हिफ्ज़ किया था तब। अब तो पुरानी बात हो गई है, उसने बड़े सादा लहजे में कहा। इमामा को चंद लम्हों के लिए जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है? डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया। वो शौक थी। तुमने भी कभी इतने महीनों में नहीं बताया? पता नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया। डॉक्टर साहब के पास आने वाले ज़्यादातर लोग हाफिज़ ही हैं। मेरा हाफिज़ कुरान होना उनके लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी। आब हयात के और एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।